दोस्तों, एक लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी तो पढ़ी लिखी है और वो अनपढ़ है, कैसे कामकाज चलेगा। फिर यहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, तुम पढ़ लिख कर कोई सरकारी ऑफिसर बन जाओ, जिससे हमारा भविष्य, जो आगे हमारे बच्चे आएंगे, वो बेहतर जीवन प्राप्त करेंगे। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। पति अपनी पत्नी को पढ़ाने लगता है, दिहाड़ी मजदूरी करता, मेहनत करके उसे पढ़ा रहा होता है। लेकिन एक रात जब वो अपनी पत्नी की बात मानकर उसके मायके में जाता है और रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पत्नी सोच रही होती है कि जो क्राइम तूने किया है, बड़े शातिर तरीके से किया है, अब तू इसमें पकड़ी ही नहीं जाएगी। लेकिन एक गलती की वजह से वो पकड़ी जाती है। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और इसी का खरोरा थाना क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत खसेरा एक जगह पड़ती है। यहीं का रहने वाला किशोर, जिसकी उम्र 27 साल होती है। दोस्तों, उसकी शादी रोशनी के साथ में हो जाती है, जिसकी उम्र 25 साल होती है। देखने में वो बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, शादी होने के बाद ये दोनों आराम से रहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पति अपनी पत्नी से यही कहता है कि तुम पढ़ लिख लो, मैं तो पढ़ लिख सकता नहीं और मैं तुम्हारे लिए कमाई करूंगा और तुम पढ़ लिख कर कोई सरकारी ऑफिसर बन जाओ। इस सब के लिए तुम जितना भी मुझसे पैसा चाहोगी, मैं उतना पैसा तुम्हें दूंगा। जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, पत्नी भी राजी हो जाती है और राजी होकर फिर वो पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, अब यहाँ पर 27 फरवरी 2026 का वाक़या होता है, जब पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम ऐसा करो कि यहाँ से कुछ दूरी पर जो मेरी बहन रहती है हमारे मायके में, वहाँ से उसे लेकर आ जाओ। मेरे कामकाज में वो हाथ बटाएगी और मैं पढ़ाई में अच्छे से मन लगा पाऊंगी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही मेरा टेस्ट आने वाला है। पति भी बिना कुछ सोचे समझे सीधा पत्नी की बातों को मान लेता है और रात के 9 बजे वहाँ से अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, जैसे ही रात को 11 बजते हैं, पत्नी बेचैन होने लगती है। पत्नी बार बार अपने पति के पास फ़ोन करती तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अपनी बहन के पास फ़ोन करती तो वहाँ पर भी बहन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो यही कहती है कि यहाँ पर तो जीजू आए ही नहीं। दोस्तों, पत्नी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। आसपास में, रिश्तेदारी में, सब जगह वो फ़ोन करती है, लेकिन कहीं से भी उसके पति का कोई अता पता नहीं लगता। और जैसे ही अगली सुबह यानी कि 28 फरवरी आ जाती है, तो ये लोग नज़दीकी थाने में जाने वाले होते हैं। उससे पहले इनको एक खबर मिलती है। सुबह के 8 बजे जो सहगम वाटिका है, उसकी बगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब लोग बाग उस डेड बॉडी को देखते हैं तो एकदम से पहचान जाते हैं कि ये पड़ोस का रहने वाला किशोर है। दोस्तों, जब किशोर की पत्नी रोशनी को इस सब के बारे में पता चलता है तो रोशनी दहाड़े मारकर घटनास्थल पर पहुंच जाती है। इधर जो किशोर का भाई होता है भगवत सारथी, उसको जब पता चलता है तो वो भी मौके पर पहुंच जाता है। और जब मौके पर पुलिस वहां उन्हें दिखाई देती है, पुलिस डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगती है। यहाँ पर जो भगवत सारथी है वो पुलिस से कहने लगता है कि साहब, मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसे तो मारा गया है। पुलिस उससे कहती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है, किसी का नाम तो बताओ। वो कहता है कि मुझे शक नहीं है, क्योंकि मेरे भाई के पास मोबाइल था और वो मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है और वो है तो कहाँ है। अब पुलिस की भी समझ में आने लगता है कि कोई ना कोई कारण हो सकता है। चोटों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब दूसरे दिन वहाँ बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है तो वहाँ पर कुछ ऐसे धब्बे, कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं जैसे कि वहाँ पर इस डेड बॉडी को घसीट कर सड़क पर लाकर गिरा गया है। दोस्तों,
अब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। सबसे पहले किशोर के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट, लास्ट लोकेशन, सारी डिटेल वहाँ पर खंगाली जाती है, लेकिन कोई भी संदिग्ध नंबर उसमें दिखाई नहीं देता। उसके बाद पुलिस अब इसकी पत्नी रोशनी के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकालती है, तो वहाँ पर एक ऐसा सत्य दिखाई देता है जिसे देखकर पुलिस भी एक बार के लिए चौंक जाती है। पिछले 1 साल से एक नंबर है जिस पर लगातार ये बातचीत कर रही है और 27 फरवरी को भी उस नंबर पर बातचीत होती है। उस नंबर के बारे में जब जांच पड़ताल लगाई जाती है तो वो नीलेश उर्फ मोनू का होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है। दोस्तों, नीलेश उर्फ मोनू इस रोशनी के गांव का ही रहने वाला होता है। अब यहाँ पर पुलिस बिना कुछ सोचे समझे इस रोशनी के पास पहुँच जाती है और रोशनी को गिरफ्तार करके अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करने लगती है। इधर रोशनी कहने लगती है कि मेरा तो पति चला गया और तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। इस तरह से पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगती है, लेकिन पुलिस जब सीडीआर रिपोर्ट उसके सामने रखती है और इस नीलेश उर्फ मोनू के बारे में उससे पूछताछ करती है तो वो टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल 1 साल पहले का वाक्य होता है जब रोशनी अपने मायके में जाती है और मायके में जाने के बाद उसकी मुलाकात नीलेश से हो जाती है। नीलेश देखने में भी खूबसूरत होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसका जो पति है वो अनपढ़ है। अब यहाँ पर नीलेश के साथ उसकी पहले फ़ोन पर बातचीत होने लगती है। बातचीतों का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। धीरे धीरे ये काम चलता रहता है। जो यहाँ पर किशोर है उसे इस सब के बारे में भनक नहीं लगती, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे शक होने लगता है कि उसकी पत्नी का जो रवैया है, हालचाल है, रहन सहन है, वो सब कुछ बदलने लगा है। तो यहाँ पति शक की वजह से ही वो अपनी पत्नी की जांच पड़ताल करने लगता है, उससे वैसे कुछ नहीं कहता और एक दिन पत्नी को इस बॉयफ्रेंड के साथ बातचीत करता हुआ पकड़ लेता है और फिर यहाँ पर इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, पति बार बार अपनी पत्नी से कहता, पत्नी बार बार उससे यही कहती कि मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर इन दोनों का मिलना भी दुर्लभ हो जाता क्योंकि पति इन पर निगरानी रखने लगता है और रोशनी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना ही नहीं चाहती। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं, उसके साथ बातचीत करूं और फिर ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही रोशनी अब इस अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम ऐसा कोई प्लान बनाओ कि जिससे कि ये रास्ते से भी हट जाए और कोई रोड़ा भी हमारे बीच में ना अटके। फिर ये मिलकर प्लान बनाते हैं और जो नीलेश होता है इस प्लान में अपने 2 दोस्तों को शामिल कर लेता है। एक का नाम अजय राय और दूसरे का देवेंद्र कुमार होता है। फिर यहाँ पर पत्नी कहती है कि टाइम और समय मैं बताऊंगी और 27 फरवरी को वो अपने पति से मीठी मीठी बातें करती है और उससे यही कहती है कि तुम जाओ और मेरी बहन को लेकर वापस आ जाओ, क्योंकि वो मेरा कामकाज में हाथ बटाएगी और फिर हम आराम से पढ़ाई करेंगे और आज के बाद मैं कोई गलत काम भी नहीं करूँगी। दोस्तों, पति भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और जैसे ही वो यहाँ से निकलता है तो जो यहाँ पर पहले ही 3 लोग तैयार थे वो एक थार गाड़ी किराए पर लेते हैं और उस थार गाड़ी में नीलेश, अजय राय, देवेंद्र कुमार पहले से ही बैठे होते हैं। रास्ते में इसका इंतजार करते हैं और जैसे ही ये किशोर आगे की तरफ बढ़ता है इसके पीछे पीछे वो लोग जाने लगते हैं और एक सुनसान जगह देखकर उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी जाती है। वो सुनसान जगह होती है सैगम वाटिका के पास, जो माट गांव के बिल्कुल पड़ोस में वाटिका होती है, उसमें जाकर इसे टक्कर मार दी जाती है। टक्कर मारने के बाद ये ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं पर तड़फने लगता है। ये लोग उसे तड़फता हुआ देखते हैं और फिर यहाँ पर जब इसकी मौत हो जाती है तो उस डेड बॉडी को उठाकर सड़क पर फेंक दिया जाता है। इसका मोबाइल निकाला जाता है, मोबाइल को स्विच ऑफ किया जाता है, अपने साथ रखकर यहाँ से ये वापस चले जाते हैं और जो नीलेश होता है अपनी प्रेमिका के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है। दोस्तों, प्रेमिका भी बड़ी खुश होती है और उसके बाद ये चुपचाप आराम से अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रेमिका यानी कि जो इस किशोर की पत्नी होती है रोशनी, वो बार बार इधर उधर फ़ोन करके ये दिखा रही थी कि मुझे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं, जबकि मास्टर माइंड यही पत्नी होती है। अब फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और
पुलिस यहाँ पर यही दावा करती है कि फास्ट ट्रैक में इस केस को चलाया जाएगा और इन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक पत्नी अपने पति के विश्वास का कैसे हनन करती है और कैसे यहाँ पर उसे रास्ते से हटवा देती है। तो आजकल किसी का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे केस हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं जिनमें पत्नियां ऐसा काम कर जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस पति ने तो उसके लिए मेहनत मजदूरी की, उसे पढ़ा लिखा कर आगे ऑफिसर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ऑफिसर नहीं बनना चाहती थी, वो तो बस दूसरे व्यक्ति की रखेल बनना चाहती थी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं इस पति के बारे में, क्या कहना चाहते हैं इस पत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो राहुल का आता है, वो राइट लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रतनलाल शर्मा जी 20% सही है और 80% लोग जो हैं वो लाइन पर नहीं होते जी, 20% ही लोग सही हैं और वो ये कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती, बहुत ही सराहनीय होती। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। मोनू जैन जी, सुपर से भी ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देही जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। सपन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नागौर भाई नाइस लिखते हैं, नागौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है बलबीर सिंह का आता है, आप बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं कालका जी गोविंदपुरी दिल्ली से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। उसके बाद में जो कमेंट आता है राम गोसाई लाजवाब लिखते हैं, राम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ललित राव जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोनू जैन जी, सपन देही जी का भी कमेंट आता है। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें, इसी तरह से हमारा साथ देते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।